नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फटाफट सब सभी लोग लाइव आइए, क्योंकि हम आपको क्या करा रहे हैं, आप जी बात जानते हैं। CGL में हम आपको टॉपिक वाइज चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपकी इस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मान लो आपका ये अगर सवाल है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सवाल कैसे कर सकते हैं, क्या वो तरीका हो सकता है आपके सवाल के करने का। तो बालक, एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस फॉर्मेट में इस टाइम एसएससी भाग रहा है उसमें ये जो सवाल है ना, इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरी बात आई समझ में? आपको मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पे ले चलता हूं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पे। जैसे मान लो ये आपका सवाल क्या है, मैं सवाल एक बार आप देख लेता हूं एक बार फिर से। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है, तब त्रिभुज है। दिखना पड़ता है, मैं बताता हूं आपको। लंब केंद्र क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई। ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब होता है? सर लंब केंद्र। क्या लिखा भाई? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र बाबू, लंब केंद्र। देखो बालक, लंब केंद्र एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं एक किससे बनाऊं, व्हाइट वाले से, और मैंने बोल दिया बालक कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना चाहते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचना चाहते हैं, ठीक है बालक, एक परपेंडिकुलर यहां से खींचना चाहते हैं, ठीक है बालक, एक परपेंडिकुलर यहां से खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां जो होगा ना, ये वाली चीज याद रखना, ये परपेंडिकुलर होगी। यहां से ये वाली चीज ये भी परपेंडिकुलर बनाएगी, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री, और ये वाली चीज सर ये वाली भी चीज 90 डिग्री ही बनाएगी। क्लियर है भाई? आई बस समझ में? और इसका जो ये कटान बिंदु होगा ना, इसी को हम बोलते हैं बालक ऑर्थो सेंटर, यानी कि इसको बोलते हैं लंब केंद्र। आई बस समझ में? तो ये कैसा ट्रायंगल हो सकता है? आप बोलोगे सर हो सकता है कि ये आइसोसेलेस हो सकता है इक्विलैटरल हो, क्या जी, है ना, या हो सकता है एक्यूट एंगल हो। अगर ऐसा ही जो आप बता रहे हो सर, अगर कोई और ट्रायंगल आ जाए, मान लो सपोज करो सर आपने बोल दिया ये वाली चीज, और मेरे एग्जाम में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आ जाए सर, तो बताओ, तो इसका लंब केंद्र कहां पे होगा? तो आप बोलोगे सर, ध्यान से मेरी बात समझना, कि सर इस वाले का जो परपेंडिकुलर होगा सर वो यहीं पे होगा, क्यों जी, ये लाइन इस लाइन को जहां काटेगी वो परपेंडिकुलर होगा। यहां से अगर इस वाली लाइन से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो यहीं पे आके गिरेगा। दो लाइन का परपेंडिकुलर मुझे समझ में आ गया। तीसरी वाली लाइन का जब परपेंडिकुलर मैं खींचूंगा तो बालक तीसरी लाइन का परपेंडिकुलर यहां आके गिरेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर बालक बोल दिया कि तीसरी लाइन का परपेंडिकुलर सर खींचो, तो तीसरी लाइन का परपेंडिकुलर यहां आके गिरेगा, यानी ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर जी यहां तो कोई कटान बिंदु मिला ही नहीं। मैं बोलूंगा बालक क्यों नहीं मिला? अगर ये यहां पे नहीं मिल रहा तो इसको एक काम करो, पीछे देख लो, देखो यहां भी मिल रहा है। ये लाइन एक दूसरे को कहां कट कर रही है? तीन लाइन एक दूसरे को कहां कट कर रही है? तो आप बोलोगे सर तीन लाइन एक दूसरे को यहां कट कर रही है, तो यहां कट करी, तो सिंपल सी बात ये है बालक कि यही आपका लंब केंद्र है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलोगे सर हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है। इसका मतलब यहां जो ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, उसका जो लंब केंद्र होगा वो कहां होगा सर? शीर्ष पर होगा। कहां होगा सर? शीर्ष पर होगा। क्लियर है क्या? कहां होगा सर? शीर्ष पे होगा। बताइए समझ में? अब जरा मेरी बात समझिए और एक चीज ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाला ट्रायंगल बना दे, या नहीं बन पाया तो आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो। सॉरी, चलो एक ट्रायंगल खींच ही देते हैं ऐसे ही।
ठीक है बालक। तो मैंने बोला कि बाबू आप बताओ इसका लंब केंद्र कहां होगा। आप बोलोगे सर ठीक है बताता हूं मैं। मुझे क्या करना है सर, मुझे शीर्ष से परपेंडिकुलर ही खींचना है, तो मैं खींचने का प्रयास कर देता हूं सर। आप बोलोगे सर कैसे करूं, मैं बोलूंगा ऐसे करो कि यहां से पहले शीर्ष से परपेंडिकुलर डालने का प्रयास करो। तो सर यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर कुछ यहां आएगा, वो परपेंडिकुलर कुछ यहां आएगा, कुछ ऐसे करके बालक यही आ सकता है परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने बोला इस वाले सिर से परपेंडिकुलर डालो, तो आप बोलोगे सर इस वाले सिर से जो परपेंडिकुलर हो सकता है वो हो सकता है यहां आए। क्यों जी, परपेंडिकुलर चाहिए ना सर, हो सकता है यहां आए, क्या हो सकता है थोड़ा सा और बेंड किया जाए इसको। क्यों जी सर, मे भी हो सकता है परपेंडिकुलर यहां आए। ठीक है, क्लियर दोस्त। और आपसे बोले कि भाई यहां परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हो सकता है, देखो मैंने थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया, बस इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये बनेगा नहीं। समझ गए बालक। या और थोड़ा सा कर लो। ठीक है जी, चलो। और मैंने बोला अगर इस पे परपेंडिकुलर डालना चाहते हो तो हो सकता है इस पे परपेंडिकुलर यहां है ना ना। इसका परपेंडिकुलर हो सकता है सर कि यहां है, हो सकता है 90 डिग्री का यहां बनाए। ठीक है, तो बाबू ये वाली जो लाइनें है ना, ये दोनों मतलब ये तीनों की तीनों लाइनें जो हो सकती हैं, यानी कि जब हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, यानी कि जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं, तो इसकी जो लाइनें हैं वो कहीं ट्रायंगल के अंदर नहीं मिलेंगे, वो ट्रायंगल के कहां मिलेंगे बाबू, बाहर मिलेंगे। यानी मैंने इस पे भी परपेंडिकुलर खींचा, इस पे भी परपेंडिकुलर खींचा, इस पे भी परपेंडिकुलर खींचा। चलो यहां वाली परपेंडिकुलर तो ये बिल्कुल जेन्युइन है कि सर यहां से मैं यहां तक खींचूंगा, ये वाली तो जेन्युइन है। आपको समझ में आ रहा सर, यहां वाली तो जेन्युइन है, यहां तक हो सकता है। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊं यहां, अगर मैं इस लाइन को, ध्यान से समझना, इस वाली लाइन को अगर मैं डॉटेड ऐसे बढ़ा दूं ऐसे करके, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला परपेंडिकुलर यहां बन सकता है। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं ऐसे डॉटेड बढ़ा दूं तो ये वाला परपेंडिकुलर यहां बन सकता है, और इस वाले परपेंडिकुलर को तो आप समझते हैं इस वाले परपेंडिकुलर यहां बनेगा। क्यों जी, बात क्लियर है। आप बोलोगे सर क्लियर है, लेकिन ये तीनों लाइनें इस तरह मिलती हुई नहीं नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये कि इसको पीछे बढ़ा दो, इसको भी और थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, इसको और थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो, तो पीछे बढ़ाओगे तो ये लाइनें यहां मिलेंगी, और ये लाइनें यहां मिलने, इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा, यहां होगा। इस सवाल में या इस तरह के सवाल में यही पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो सेंटर हो कहां सकता है। तो मैंने आपको तीनों ही ट्रायंगलों पे बता दिया कि ऑर्थो सेंटर कहां हो सकता है। अब बताओ, कह रहा है कि अगर लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है तो वो कौन सा ट्रायंगल है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, मैं दिखा देता हूं आपको। क्या ये वाला शीर्ष पर है, ठीक, आ गया। सवाल बड़े प्यारे प्यारे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है, अंतः केंद्र कहां बाबू, त्रिभुज के अंदर स्थित है, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ये तो फॉर्मूला मैंने पिछले ही क्लास में बता रखा है कि स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू होता है बालक a अपॉन रूट का 2, अगर समबाहु त्रिभुज है तो। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है सर 3 है, ए की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है, 2 कहां लिख रहा हूं मैं, ए, तो 3 दूना 6 रूट का, ए की वैल्यू यह। ठीक है बालक, समझ में आई बात। अरे बोलो समझ में आई कि नहीं। अब बोलोगे आई सर, आई सर, आ गई भाई। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, समबाहु त्रिभुज है, इसका कोण ये है, तो ये आपको को करना हो तो करो, नहीं करना हो तो इसको छोड़ो जाने। ठीक है बालक, और ये भी सवाल वही है। अच्छा ये सही है, ये ठीक है, ये सवाल ठीक है। आई कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का जो परिकेंद्र है वो ओ है। अब ध्यान से इस बात को समझना कि परिकेंद्र क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझ लो, क्योंकि हम एक एक सवालों को करवा तो रहे हैं, लेकिन हम आपको बता भी रहे हैं कि परिकेंद्र कैसे बनता है या और चीजें कैसे होती हैं। ये आप सारी बातें आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है बालक, आई बात समझ में।
तो परिकेंद्र कैसे बनता है जरा ये हमें समझना है। तो आपने कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है दो लाइनों का? तो नहीं खींचा तो ठीक है, लेकिन अगर खींचा है तो भी ठीक है। तो मैंने बोला अगर मेरे पास कोई अगर एक ट्रायंगल हो, चलो मैं ट्रायंगल एक खींच लेता हूं। मैंने बोला अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करो यहां से जा रही है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूं तो सपोज करो यहां से जा रही है, और इसका खींच रहा हूं तो यहां से। ये तीनों मिले कहां पे सर? यहां मिले। तो अगर यहां मिल गए तो सिंपल सी बात यह है कि अब मैं बाकी चीजों को मिटा लेता हूं। सर बाकी चीजों को मैं मिटा लेता हूं, सर बाकी चीजों को मैं मिटा लेता हूं, और मुझे ये पता चल गया कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जिसको बोलते हैं हम भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इसको आप सेंटर से मिला लो। तो अगर इसको सेंटर से मिला लिया बालक, तो ये यहां से मिल गया, ये यहां से मिल गया, और ये यहां से मिल गया। ठीक है जी। ठीक है, और इसी को हमें त्रिज्या मान करके एक यहां से बड़ा वाला एक ट्रायंगल खींच देना है। इसी को त्रिज्या मान के हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल खींच देना, यानी यहां से। समझ गए भाई? और इसको हम बोलेंगे बालक क्या? कूल हो गया? चलो, नहीं हो तो आप समझ जाना कि बाबू इसको हम बोलेंगे परिवृत्त बोलेंगे, और ये वाली है परिकेंद्र। तो मतलब ये है कि अगर मैंने ये केंद्र बोला है तो इसका मतलब ये होगी त्रिज्याएं। सर ये होगी त्रिज्याएं। क्लियर है भाई? इतनी बात आई समझ में? ये होगी त्रिज्याएं, यानी परिकेंद्र में जो केंद्र होता है वहां से जो त्रिभुजों के शीर्ष की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर परित्रिज्या। और परित्रिज्या क्या होती है? हर जगह बराबर होती है। अब जरा ध्यान से समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं बालक, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली जो चीज है ना, मैं किसी और पेन से लिखता हूं, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अगर ये डायामीटर हो, सॉरी ये कॉर्ड हो यानी कि जीवा हो, और ये अगर सेंटर हो, तो यहां से जो एंगल इस पे बनेगा, जो एंगल यहां बनेगा, यानी जो एंगल यहां बनेगा, वो इसी कॉर्ड के द्वारा जो आपके परिधि पे एंगल बन रहा है उसका जस्ट डबल होता है। यानी अगर ये ए है बालक, या मैं बोलूं अगर ये ए नहीं, ये थीटा है, तो बालक ये होगा थीटा बाई 2, सॉरी 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा। मेरी बात आई समझ में? क्या होगा सर? ये 2 थीटा होगा। बस इतने पे आपको फोकस रखना है। तीसरी चीज, ये तो हो गया आपका ज्योमेट्री वाला। तीसरा, अगर आपको यहां से परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, तो वो आप क्या निकालोगे सर? वो होता है ए बी सी। सर ए बी सी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ गया क्या? अगर त्रिभुज क्या हो मेरे भाई, अगर वहीं आपका जो त्रिभुज है वो अगर समबाहु है, क्या है बाबू? समबाहु है, तो मेरे भाई याद रखना फिर आर की वैल्यू होती है a/√3। और अगर त्रिभुज समकोण है तो सर अगर त्रिभुज समकोण है तो याद रखना जो कैपिटल आर होगा वो हमेशा हाइपोटेनस बटा 2 होगा। ये सारी की सारी चीजें आप याद रखो, सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक ही लेक्चर मैंने आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर दिया है। आपको पता है हमसे बोला है कि ओ क्या है? परिकेंद्र है, और बी सी ए की वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू दे दिया है। आओ जरा मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, चलो बालक ए बी सी, बोला ओ परिकेंद्र है, चलो ओ परिकेंद्र हो गया, ठीक है। आपसे बोला है कि बी सी ए, तो बी सी ए यानी ये वाला एंगल दिया हुआ सर 75 के, और क्या दिया हुआ सर? नहीं, दोनों बार वही है, बी सी ए। अच्छा, दो जगह दे दिया है इसने। चलो एक बार ये मान लो ना कि अगर ये बी सी है तो इसको दिया होगा इसने, ये वाला एंगल दिया होगा। इसको चेंज कर लो कि सी बी ए,
इसको चेंज कर दिए, यानी ये 75 ये 75 दोनों के दोनों आपके क्या दे दिए 75 दे दिए, ये 75 परिकेंद्र जब बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब मैंने बोला था कि ये वाला जो एंगल होगा इसका जस्ट डबल होगा, इन दोनों से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि है तो ये एक ट्रायंगल है, मानते हो कि नहीं। और ट्रायंगल अगर ये है तो आपसे पूछा जाए अगर इस वाले का एंगल बताओ, तो याद रखना कि आप 180 से माइनस करेंगे ये दोनों एंगलों का सम, तो ये वाला एंगल मिलेगा, और उसी का जस्ट डबल कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। 75 75 होता है भाई साहब 150, तो 150 को अगर हमने 180 से घटाया तो आया 30, अब दोगुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बी ओ सी की वैल्यू, यानी 30 गुना 60। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया ये चीज आपको समझ में आया बढ़िया से, अच्छी तरह से, कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है बालक। आइए अगला, ये सवाल आप देख सकते हैं बीओसी की वैल्यू पूछ रहा है जबकि अंत्य केंद्र है, तो मैंने सवाल मिक्स कर दिया है, तो ये आपका 30 है, तो 30 का हाफ करोगे तो आएगा 15 बालक, और 90 प्लस करते हैं हम, 90 प्लस 30 का हाफ यानी कि 15, तो हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर है, ये तो मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में करवा दिया था। अगला सवाल देखो, आपसे पूछा है किसी के लंब केंद्र तथा केंद्रक समान है, लंब केंद्र और केंद्रक ये दोनों ही समान है, तो वो कैसा है, तो आप समझ लेना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समझ में आई बात, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा बस। देखो जी यहां से आपका कुछ अलग है, कुछ अलग चीज है यहां से, तो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, कुछ चीजें यहां बता दूंगा, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बता दूंगा अलग से। एक बाबू होता है जिसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट या इसको बोलो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बालक आप समझो इस बात को कि जब कभी आप दो सर्कल्स बनाते हो, आप दो सर्कल्स बनाते हो, एक ये सर्कल हो गया और एक अलग सर्कल हो गया, और ये आपस से सटे हुए हैं ऐसे करके, एक की त्रिज्या स्मॉल आर है, दूसरे की त्रिज्या कैपिटल आर है, आपसे बोले बताओ कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, यही है कॉमन टेंजेंट, बोले कॉमन टेंजेंट की, अरे भाई बोले कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, अगर ये ए है ये बी है, तो याद रखना ए बी की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट, और वो बराबर होगा 2 अंडर रूट का स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। आप ये फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट कॉन्जेंट आपको मिल जाएगा। एक और इसी तरह का सवाल होता है, वो कैसा होता है जरा आप बताओ सर मुझे, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कुछ दी होगी, यानी मान लो यहां से यहां तक की दूरी आपको दी हो, केंद्रों के बीच की दूरी अगर दे दिया हो बाबू, आपसे क्या हो डी है, और बोला जाए कि यहां अगर स्मॉल आर है त्रिज्या और यहां त्रिज्या क्या है अगर कैपिटल आर है, तो अब बताओ यहां से अगर कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा जाए बाबू, यहां से अगर कोई आपका डायरेक्ट कॉमन खींचा जाए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी ए बी खींचा जाए, तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो बालक यहां समझ लेना ए बी की लेंथ होगी, ए बी की लेंथ जो होगी वो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लेना, ठीक है बात आई समझ में। ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला है। एक और इस तरह से सवाल बनता है, बस 3 ही सवाल इसमें बनते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने बोला ये है, मैंने बोला ये है, एक ऐसे टेंजेंट बन सकता है, ठीक है जी बातें समझ में, ये बात करो ऐसे करो, ऐसे भी बन सकता है, इसको मैं ए बोलूं इसको मैं बी बोलूं, यहां डिस्टेंस दिया हो यानी इसका डिस्टेंस स्मॉल डी हो, यहां से रेडियस जो हो वो स्मॉल आर हो, और ये वाले रेडियस क्या हो सर कैपिटल आर हो, और अगर यहां पूछा जाए कि ए बी की वैल्यू बताओ, यहां भी आपका क्या है ये क्रॉस टेंजेंट इसको बोलते हैं, ये वाला अगर लेंथ पूछे तो डी स्क्वायर, अब यहां मुझे प्लस करना पड़ेगा आर स्क्वायर और माइनस का, मतलब जो बड़ा हो, जो बड़ा हो, ठीक है ना, हाई बस समझ में। अंतर क्या है कि यहां प्लस है और ये वाले में माइनस है, बस इतना है, यहां माइनस है और ये वाले में प्लस है, और यहां पे तो बहुत आसान निकल गया। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए, जैसे मान लो ये सवाल, तो सवाल कैसा है, आपसे बोला कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ये है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवाएं हैं, अच्छा ये अलग सवाल है, तो दूसरी जीवा की लंबाई बताओ, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, अब सर परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ जी चलिए, ये भी आपका कुछ अलग ही सवाल है, ये भी अलग ही सवाल है, ये भी अलग ही सवाल है, हाँ ये सवाल है, बट ये भी अलग ही सवाल है, ये हाँ ये है, यहाँ ये सवाल है, ये सवाल बताइए क्या बोला आपसे कि दो आपके पास क्या है वृत्त है, एक ये है और एक ये है, तो आप इसको कैपिटल आर मान सकते हैं, इसको स्मॉल आर मान सकते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई,
आपसे बोला स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई दे दिया बाबू 8, तो आपसे पूछ रहा है केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि डी की वैल्यू पूछ रहा है, डी बताओ क्या होगा। यार आप जानते हो कि अगर टेंजेंट बराबर 8 है तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है अभी सर डी स्क्वायर। ठीक है बालक, मेरी बात आई समझ में। उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ उपनिष्ठ स्पर्शी रेखा, ठीक है, तो माइनस का दोनों का डिफरेंस आएगा 3, स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 64 के। क्लियर है जी। और यहां आप देखोगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है बालक, और अगर ये 9 हो गया तो हम एक कह सकते हैं का, ना ना ये कहाँ आ रहा है इतना, ऑप्शन में तो कोई गलती तो नहीं है या सवालों में कोई समस्या? वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा है। स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है तो सिंपल सी बात 8 अठाई 64 हो जाएगा। क्यों जी, पक्की बात है, यही बात है ना। और डी की वैल्यू ना ये ऑप्शन को आप काटना, ठीक है ना। और यहाँ मिलेगा मुझे डी स्क्वायर और ये मिलेगा मुझे 9, इसको उधर करोगे और ये माइनस का 9, इसको उधर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस करोगे तो बालक आ जाएगा मेरे पास 9 और 4 13 यानी कि 3 73 और ये रूट का 73। डी की वैल्यू मुझे मिलेगी रूट का 73। ठीक है, ऑप्शनों को जाने दो, या हो सकता है इसमें कोई गलती हो। ठीक है बालक, तो ये आपके पूरे के पूरे मैंने जो भी चीजें बताई हैं ये बड़े ध्यान से सुनिएगा और आगे भी सवाल आप करते रहिए। ठीक है, और इस पे सवाल जो भी बताया जा रहा है, सिंपल सी बात कह रहा हूं आपसे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं और आप अगर इन चीजों को करके जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कोई सवाल फंसने वाला नहीं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।